मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने मशरिक़ वुस्ता को एक ख़तरे में डाल रखा है और एक ऐसे आलमी ख़तरे में डाल रखा है कि जिससे बाकी ममालिक भी इफेक्ट होंगे यकीनी तौर पर। कामरान साहब, आप क्या समझते हैं, मशरिक़ वुस्ता में पहले भी हालात कुछ इतने साजगार नहीं हैं और इस जंग के बाद आप क्या समझते हैं कि इस्लामिक ममालिक जो कितने डिस्टर्ब हो सकते हैं, कितना इफेक्ट हो सकता है उन पर, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये बात कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है? आई थिंक जो मुस्लिम दुनिया है, बाकी खास करके मिडल ईस्ट के अंदर अरब कंट्रीज़ हैं, वो तो अपना बच बचाव कर रहे हैं कि वो इजराइल और अमेरिका का जो गठजोड़ है उससे बच सकें, वो अपने इंटरेस्ट को बचाने में लगे हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी का उसमें मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनका रोल होगा। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, आई थिंक पाकिस्तान के लिए अगर तो ये जो तनाज़ा है तवालत पकड़ता है, यानी कि चंद दिनों में ये ख़त्म नहीं होता, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए मल्टीपल उसके लिए चैलेंजेस हैं, क्योंकि हम ईरान के साथ अपना एक बॉर्डर भी शेयर करते हैं। इस वक्त तक हमने जो पोजीशन ली है, क्लियरली इन हमलों की मजम्मत की है, ईरान के हक़ को तस्लीम किया है कि वो जो भी जवाबी कार्रवाई करेगा उसे हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर ये जंग तवालत पकड़ती है और वहाँ पर जो मैं पहले कह रहा था कि रिजीम चेंज की तरफ जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए काफ़ी मसाइल बढ़ सकते हैं। बिकॉज़ जैसे मैंने कहा कि हम बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पर अगर अफरा तफरी होती है ईरान के अंदर, तो अगेन यू नेवर नो, अफ़गानिस्तान से तो हमें रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स देखने को मिलता है, हु नोज़ के ईरान की तरफ से भी वो मसला हमें दरपेश हो। फिर अगर वाकई वहाँ पर कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है और मुस्तकबिल में अगर कोई रिजीम चेंज होता है, तो ये याद रखें कि प्रो इजराइल प्रो वेस्ट गवर्नमेंट वहाँ पर आएगी। तो हमारे लिए ऑलरेडी हम जिस रीजन में रहते हैं, बड़ा वॉलेटाइल रीजन है। फिर मोर इम्पॉर्टेंटली जो ओवरऑल अगर आप देखें कि ये जो ईरान के ऊपर हमले हुए हैं, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो अगेन बढ़ रही हैं और मज़ीद अगर ये हमले होते हैं तो बढ़ती रहेंगी। तो जो हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल का प्लान है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, उसमें भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है। एंड डोंट फॉरगेट कि इसकी बड़ी लार्जर इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि ईरान और चीन के अगर आप राइज भी देखें तो चीन और ईरान के दरमियान भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसमें चीन ने 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दी थी, खास करके उनके ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। और मैं तो इसको इस तरह से भी देखता हूं कि एक तरफ तो इजराइल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान में रजीम चेंज चाहता है, उनको कमज़ोर करना चाहता है। दूसरा इसका जो शिकार है वो चीन भी है। अगर ईरान में ये तब्दीली आ जाती है और यहाँ पर अमेरिका आकर बैठ जाता है, तो उससे जो चीन के मुस्तकबिल में जो भी उनके प्लान जो डिज़ाइंस हैं वो भी हर्ट होंगे। तो इसकी बड़ी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस है मेरी नज़र में। सही। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं कि जैसे कामरान साहब ने कहा, अगर रजीम चेंज होती है खित्ते के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ख़ास तौर पर हम जैसे जो इस्लामी मुल्क हैं, जो कि डेवलपिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, जो अभी उतनी डेवलप्ड नहीं है, तो उन पर कितने असरात हो सकते हैं? नहीं, देखें, कामरान ने बात सिंपल और वाजे कर दी है कि क्या क्या हो सकता है। असल इशू ये है कि ईरानी क़यादत क्या फैसला करती है। सदर ट्रंप ने जो बयान दिया है, पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन एक तकाबली जायज़ा भी चल रहा है कि जो ट्रंप ने लिख के, क्योंकि उनका स्टाइल है ट्वीट करने का, और क्लिंटन के दौर में ये काम नहीं था, तो वो टेलीफोन आते थे, पाकिस्तान ने वो टेलीफोन सुने भी सही, धमकियां भी सुनी, तरगीबात भी सुनी और अपना काम किया और कर लिया। अब 40 साल से पाबंदियों में ईरान जी रहा है, ठीक है, लेकिन अपना एक फैसला वो नहीं कर सके कि उन्होंने किसके साथ चलना है और किसके साथ नहीं चलना। जिन ममालिक के साथ वो रह रहे हैं, यानी मैं गल्फ़ की बात कर रहा हूँ परली तरफ, उन सब के साथ उनकी लड़ाइयाँ रही। उनकी प्रॉक्सियों को सारों को अमेरिका और इसराइल ने मिल के मार दिया। हौजी जो सऊदी अरब को तंग कर रहे थे, इनको तंग कर रहे थे पानियों के ऊपर, यूरोप को और अमेरिका को, उन्होंने उसको भी क्लियर किया, फारिग कर दिया। हमास ने जो काम किया, मैं पहले दिन से इस पर बात कर रहा हूँ कि उसका जवाब क्यों नहीं सोचा गया कि अगर हम इसराइल पर यह अटैक करेंगे और वो जवाब देंगे, और वो फुल, उनके अंदर इंसानियत नहीं है कि वो छोड़ देंगे किसी को, तो ये किसके कहने पे काम किया हमास ने कि सारे के सारा फारिग करा दिया गजा भी, और लोगों को भी, लाखों बच्चे, हजारों बच्चे शहीद हो गए, लाखों लोग घर दरबदर हो गए। ये क्या है? देखें, उससे पहले हिजबुल्लाह को लबनान में उन्होंने पेजर्स के जरिए उनकी पूरी फोर्स उड़ा के रख दी, जो सारी ज़ाहिर बैक बाई ईरान थी। तो ऐसे में ईरान ने क्या पॉलिसी अपनाई थी? क्या बयान देने से काम चल जाएगा? दुनिया उनको मान लेगी कि सिर्फ बयान देने से पेट भरता हो? तो सद्दाम हुसैन बहुत सबसे पहले आगे थे भड़क मारने में। अब ईरान सोचता क्या है? उनके सदर का हादसा हुआ, उसको आज भी क्वेश्चन मार्क है कि वो फिजाई क्या वो मौसम का हादसा था या उसमें भी इसराइल था। वहाँ पे मारा गया इस्माइल हानिया, वो बराह रास्त उन्होंने निशाना लिया। अच्छा, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस में ईरान ने एंट्री डाली थी और उनको ख़राब किया था।
اور اس میں بھی انڈیا امریکہ شامل تھا. سعودی عرب کا وزیر دفاع آتا ہے, ان کے سپریم لیڈر سے ملتا ہے, امریکہ کے ساتھ گفتگو شروع ہوتی ہے. تو یا تو آپ طے کر لیتے, ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آپ اگر وہ کمزوری میں کریں گے, عامر صاحب